अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों और बुज़ुर्गों दोस्तों। आज का जो मेरा मौजू है वो बड़ा अहम है। इस इंसान की ज़िंदगी का जो कामयाब तरीन जो पहलू है वो उसकी ज़वाजी ज़िंदगी है। और हर आदमी की शादी के बारे में हर मर्द, हर औरत, हर लड़की, हर लड़के की एक अपने अपने तरीके की सोच है कि शादी ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए किस मियार का लड़का या लड़की होना चाहिए। वालदैन की एक अपनी सोच है और हर वालदैन की मुख्तलिफ सोच है। तो एक मैं तारीख़ी वाक़या सुनाने के बाद जो है वो अपने मौजू को आगे लेके जाऊंगा कि एक शख्स, ये बहुत सदियों पुरानी बात है, बड़े मशहूर, आपने वो बुज़ुर्ग हैं जिनका बाद में ज़िक्र आएगा, वो किसी नहर के किनारे जा रहे थे और काफ़ी लंबा सफ़र था उनका। तो रास्ते में भूख भी लगी हुई थी, प्यास भी थी। तो नहर में एक सेब तैरता हुआ आ रहा था। उन्होंने अपने पास जो कपड़ा था उसको उसके ऊपर फेंका और खींच के ले आए। भूख लगी हुई थी, खा लिया। अब जब अपने सफ़र पे रवाना हुए तो आगे थोड़ा सा जाके देखा तो एक बहुत बड़ा बाग था सेब का, और उसकी जो शाखें थी वो नहर के अंदर गिरी हुई थी। तो उनको पता चल गया ये सेब यहाँ से टूटा है। तो वो जहाँ से कोई रास्ता था वो नहर क्रॉस करके उस बाग में पहुँचे। तो वहाँ पे जो माली था उससे कहा कि इस बाग का मालिक कौन है। वो उसको मालिक के पास ले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहर के किनारे आ रहा था तो आपके बाग का एक दरख्त, वो सेब जो है वो तैरता हुआ जा रहा था, मैंने उसको लेके खा लिया। तो मैंने आगे आया तो आपका बाग भी मुझे नज़र आया। तो उसके लिए मैं, अगर आप कोई मुआवजा लेना चाहते हैं तो वो ले लें, वरना मुझे वो बख्श दें या माफ़ कर दें उसके वो सेब को। उन्होंने कहा मैं तो मुआवजा लूँगा। उन्होंने कहा बताएं कितना है। उन्होंने कहा 1 साल जो है मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी यहाँ पे। उन्होंने कहा 1 साल? वो कहीं जा रहे थे अपने किसी इरादे से, काम से। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्योंकि ये खाया इसका सेब, ये तो अब क्योंकि जो हमारे मुसलमान थे पुराने, वो अल्लाह के हकूक़ को और जो हुकूकुल बात थे उनको समझते थे, उसका दुनिया और आखिरत का नुकसान और फ़ायदा समझते थे। आज तो हमें दुनियावी फ़ायदे, हम हमसे बच्चों से पूछ लें कि हर चीज़ का यकीन पैसे से होना, पैसे जेब में है तो सारे काम, नहीं होता भी नहीं ऐसा। तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिया काम। अब जब साल ख़त्म हुआ, अब गिन गिन के साल ख़त्म हुआ होगा, और उससे ज़्यादा वो साल का हिसाब किसने किया होगा जो बेचारे एक सेब के माफ़ करवाने के चक्कर में 1 साल लगा दिया। तो उन्होंने कहा जी साल हो गया तो अब मुझे इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 1 साल हो। उन्होंने कहा 1 साल और। अब वो फिर उस 1 साल उन्होंने खिदमत की। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये बाकायदा वाक़या भी आपके सामने आ जाएगा। आपको भी वो, यानी बाद में बगैर तस्दीक के भी तस्दीक हो जाएगी, तस्दीक भी कर ले आप। तो वो करते 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 साल ख़त्म हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी साल ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दें मैं अपने जाऊँ घर। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल और। ये कहने में, सुनने में
पहले तो इस दौर में बिलीव करना जो है बहुत मुश्किल है, यकीन करना इस बात पे। खैर जी, उन्होंने 3 साल खिदमत की। तो अब उन्होंने कहा जी साल ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा एक शर्त पे आपको माफ़ करूँगा कि मेरी बेटी से शादी करो। उन्होंने कहा ठीक है, इस शर्त पे माफ़ कर दे मुझे। खैर उन्होंने शादी की उनसे, अपनी बेटी की। अमीर आदमी थे। तो उसके बाद जो है वो उनमें से बहुत बड़े हमारे बुज़ुर्ग जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनको आम हमारे माशरे में 11वीं शरीफ वाला कहते हैं। तो म्यार जो है लड़के का लड़की का वो जो है वो देखा जाता, सालों साल लग जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, यानी कोई माली हालात बहुत ख़राब है। कहा शादी कर लो। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि फ़लाँ सहाबी हैं, उनकी बेटी जवान है, जाके वहाँ पैगाम दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो मुझसे शादी कर दो। अब आज जो हम अपने घरों का, अपने मोहल्ले इलाके या सोसाइटियों में अंदाज़ा लगाते हैं, मदीना में ऐसे घर नहीं थे, मिट्टी के और खजूर की छाल के। हमने अपनी आंखों से आज भी सिंध के अंदर चले जाएं तो जो 4 दीवारी होती है वो छाल, ये खुश्क पत्तों की छाल से बनी हुई है। आज भी थरपारकर में, सिंध में, बड़े बड़े इलाकों में तो वो खजूर की छालें और ये खुश करके उनको लकड़ियों के साथ इस तरह अपने एक तरीका उनका फ़न है, तो उससे वो 4 दीवारी होती है, यानी घर का पर्दा किया होता है। और मदीना में भी ऐसा था कि खजूर की छाल के वो बाकायदा छतें होती थी, बारिश जितनी ऊपर पड़ती थी उतनी अंदर पड़ती थी। तो वो गए वहाँ पे और उनको बुलाया उस साहबी को। अब घर वाले पीछे थे, बेटी भी पीछे सुन रही थी। तो उन्होंने कहा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो इस तरह शादी का पैगाम दे के। उन्होंने कहा तेरा कोई आगे पीछे नहीं, या तेरा कोई, मैं अपनी बेटी को कैसे दे दूँ? पूछो अपने अल्फाज में उनको बुरा भला कहा और कहा चले जाओ यहाँ से। पीछे से बेटी सुन रही थी। उन्होंने कहा बाबा आपको उसको देख रहे हैं, ये देखे भेजा किसने? तो मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। तो खैर वो बेटी ने मजबूर, जब ये उन्होंने बात की उनको भी समझ आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो उन्होंने अपनी बेटी जो है वहीं पे अंदर बुलाया और निकाह कर दिया, खुद ही निकाह। ये मौलवियों का जो कंसेप्ट है आज हमारी दीन से दूरी की वजह से है कि हम दीन की सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है जी। वरना उसको कोई भी पढ़ा सकता है, बाप पढ़ा सकता है निकाह अपनी बेटी का, भाई पढ़ा सकता है, लेकिन सीखेंगे तो तब है। दुनिया का हर काम सीख लिया। अगर हमें कोई अल्लाह के नाम की चीज़ देनी है तो मौलवी साहब को बुलाया जा रहा है, सूरा फातिहा और 4 कुल पढ़ते हैं, वो भी दुरूशी आगे पीछे वो दुआ कर देते हैं। लेकिन मोहताजी, दीन में हर मामले में मोहताजी, वो दुनिया का काम कहते मुझसे आगे को कर ही नहीं सकता। तो खैर हमारा मौजू जो है वो कैसी शादी के लिए लड़की होनी चाहिए और लड़का भी कैसा होना चाहिए। तो म्यार जो शादी का है लड़की के मामले में ये है कि आप ये देखें कि वो लड़की, हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है, कितनी खूबसूरत है, उसके बाल कितने लंबे हैं, उसका पेड़ मोटा तो नहीं है, जिस्म फरबा तो नहीं है। वो हर यानी इंसान का अपना एक म्यार है परखने का। लेकिन अगर इंसान ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून, मेरा घर जन्नत बने, मेरी औलाद जो है फरमा बरदार हो और कामयाब हो, और मेरे जो
कहने पे और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करे, और अपने जो ख़ानदान के अफराद हैं, चाचू मामू, हाँ जी, मासियाँ और जो फूफियाँ हैं, वो जो भी रिश्ते हैं उनसे बड़े हैं, उनका एहतराम करे, उनकी इज़्ज़त करे। तो उसके लिए पुराने जो लोग होते थे वो पहले तो फैमिली से बाहर नहीं निकलते, कोई चाहे वो, हम नौजुबिल्ला ये अल्फाज जो है बहुत बुरा अल्फाज है कि हम कहते हैं ज़ात का कमी, तो वो कुछ कैटेगरियाँ थी पहले, आज भी जो है वो लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं वो कौन सी फैमिलियाँ थी। पुराने लोगों को तो आज भी पता है। तो वो भी अच्छे ख़ानदान, जो हम कहते हैं ना जी हम तो फ़लाँ फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, हम फ़लाँ हैं, वो उनमें भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करते थे। वो अपनी ही जो फैमिली होती थी उसी में, कास्ट से बाहर निकलता कोई नहीं था। कोई भी छोटी से छोटी कौम थी, वो बड़ी से बड़ी कौम का अगर कोई रिश्ता आता था वो नहीं देते थे, क्योंकि अपने वो हर एक का एक कल्चर है कौम में। जैसे हम नौज़ुबिल्ला हमारी कास्ट कश्मीरी है, अब वो दाल चावल हमारे तेल मेहंदियों में बड़ी पत्ता से बोलते हैं, और चाहे वो करोड़ों अरबों पति है, लेकिन तेल मेहंदियों में यही पकता था। तो ऐसे ही कुछ मुख्तलिफ, मुझे तो इस मामले में तो अपना पता है कि चाहे कुछ भी है, चाहे वो शादी में हम, हाँ जी, हिरन पका के खिला दे कोई भी पैसे की, लेकिन वो तेल मेहंदी पे जो है वो दाल चावल ही पकते थे गोश्त में, और उसको बाकायदा बड़े शौक़ से और बड़ी यानी शिद्दत से खाया जाता था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है खाने वाले खाते हैं, पकाने वाले पकाते हैं। तो हर एक कौम जो है उसका एक कल्चर है, तो वो उससे बाहर नहीं निकलते। फिर आखिरी हर जो हद क्या होती थी, अगर फैमिली में ऐसा नहीं है कोई जोड़, तो फिर बरादरी में करते थे। बरादरी से बाहर आज भी कुछ लोग हैं, बरादरी से बाहर नहीं जाते, चाहे फैमिली में ना करें, लेकिन बरादरी से बाहर नहीं निकलते। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो हमारी एक यानी तख्लीक की हुई चीज़ है। मामला ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक फैमिली, एक घर के अंदर जो किरदार है वो माँ का है, और कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, दर्सगाह है। मैं यानी अभी भी एक भाई से बात कर रहा था कि एक आदमी आप जैसे जवान है, यानी जो मेरे पास खड़ा था, 28-29 साल का है वो लड़का। तो मैंने कहा आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपसे, आपकी दुकान है, आपसे सौदा लेने गया या रास्ते में मुलाकात हुई, तो वो जब सलाम दुआ आती है तो मैं पूछता हूँ कि आपकी वालदा जो है वो फैसलाबाद की है? नहीं, आप फैसलाबाद के हैं या आप शकरगढ़ के हैं, नारवाल के हैं? तो वो कहते थे कि नहीं मैं तो लाहौर में पैदा हूँ। तो मेरा दूसरा सवाल होता था फिर आपकी वालदा फैसलाबाद की, या अगर वो शकरगढ़ से मुतल्लिक़ा है या गुजरात से मुतल्लिक़ा है, पिंडी से है, तो जैसे वो थ्रो की उसने अपनी स्पीकिंग में, वो कहता था हाँ जी आपको कैसे पता है? तो मैं कहता था कि आप उसी लहजे में बोल रहे हैं, शकरगढ़ की या फैसलाबाद के लहजे में जैसे भी बात। तो क्योंकि बच्चा अपनी माँ को जो है फॉलो करता है, मर्द तो सुबह बाप क्या अपने काम पे, दुकान पे, कारोबार पे, जहाँ भी, वो शाम को घर आता है, बच्चे के साथ माँ की गोद में वो जो माँ उससे कहानियाँ सुनाती है, जिस तरह वो बात करती है, उससे बुलाती है, वो बच्चा उसी जो माँ को कॉपी करता है। अब बाकी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की, कि माँ किस, उसकी तरबियत कैसी हुई, तो वो वैसे ही अपनी औलाद की तरबियत करेगी, जिस जहन की, जिस आदत की वो मालिक है। तो इसलिए पुराने लोग जो है वो रिश्ते को, इसलिए लव मैरिज को नहीं पसंद किया जाता था कि हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी। हमारे वालिद साहब हमें अक्सर जवानी में कहा करते थे कि आदमी कुत्ता भी रखता है घर में, नस्ल का रखता है,
कोई पालतू जानवर, आप मुर्गा ले लें, जो उसके शौकीन है, सील बड़ी उसकी तारीफ़ करेंगे, बताएंगे ये असील है और फलां, उसमें भी कोई अकसाम है, हमें तो पता नहीं। बकरे जो हैं, छतरे जो हैं, वो कजला सबसे सरगोदे का मशहूर है, तो उसके शौकीन है कुछ। हमारे वाला साहब ने सारी ज़िंदगी 2 छतरे रखते थे, यानी ईद गुजरती थी तो फौरी कजल लेने कजल ही, और पूरा साल पलते थे। वो काम करने वाले थे हमारे वाले साहब के पास, तो वो उनको ही ध्यान रखते थे। तो आदमी मसलन जानवर भी, परिंदा भी कोई रखता है तो वो भी किसी नस्ल का रखता है, यानी उसकी नस्ल, और वो बताएगा ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन आपने एक पूरे ज़िंदगी का साथी जिसका तल्लक आपकी पूरे ख़ानदान से, बहनों से, भाभीयों से, माँ से, फिर आपकी औलाद है, तो उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन देखनी या तलीमी म्यार देखना और उसका जो चेहरा देखना कि बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कम से कम इस बात को देखें कि जो आगे पैदा होने वाली आपकी औलाद है, पूरी नस्ल है, उसको वो तलीम जो है उसके साथ उसकी तरबियत है कि नहीं है। मैं तो आज तक इस बात पे भी इतराज़ करता हूँ कि हमारे मदरसे, तलीम गाह जितनी भी हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तालीम तो है, तरबियत नहीं है आज। चाहे वो मदरसे भी हैं कि उनको कुरान तो हिफ़्ज़ करा दिया, किताबें पढ़ा दी, लेकिन तरबियत का हमने कहीं भी अंसर नहीं देखा। ना तलीम गाह, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में। सबसे पहले तो स्कूल ही आते हैं, क्योंकि वहाँ से जो बुनियाद पड़ती है फिर वो आगे तक जाती है। तो तरबियत ख़त्म। पहले हमने जब पढ़ा तो वहाँ हमारे जो उस्ताद थे हमारी तरबियत भी करते थे साथ, बड़े बड़े यानी एग्जाम्पल सुनाते थे पुराने, एक मिसालें बनाई हुई थी, है जी, और हर लाइन की पुराने लोगों ने वाक़यात बयान करते थे, तो तरबियत भी करते थे। उसके बावजूद जो हम आगे आगे माहौल में हम इन्वॉल्व होते गए तो कई आदत बिगड़ गई हमारी वक़्त के साथ साथ। आज तो अल्लाह माशाल्लाह, तो सबसे बड़ी तरबियत है, और आपकी औलाद की तरबियत आपने कम और आपकी बीवी ने ज़्यादा करनी है, उनकी माँ ने करनी है, उसके वाले हैं आपकी औलाद। तो आज हम जो देख रहे हैं बच्चों का बुरा हाल है कि माँ की तरबियत ही नहीं हुई, खूबसूरत है, इखलाक वाली है जी, घर संभाला हुआ है, अपने खामद की खिदमत कर रही है, बच्चों की खिदमत कर रही है, वो बच्चे बिगड़े हुए हैं क्योंकि उनकी सलाह उसे आती नहीं करनी। तो इसलिए पहले लोग जो है, पुराने लोग, हर चीज़ के पे उसका मामू क्या करता है, उसका चाचा क्या करता है, यानी यहाँ तक उनसे क्या था। हम तो कहते हैं आज तो बड़ा एक प्राउड लफ्ज़ है कि ज़िंदगी मैंने गुजारनी कि मेरे बाप ने गुजारनी या मेरी माँ ने उसके साथ गुजारनी। और भाई तूने तेरे फ़ायदे के लिए कह रहे कि अगर हाँ जिसे आप अच्छा पसंद करते हैं वाकई उसकी तहकीक कर लो, अगर वाकई वो अच्छे, यानी वो हिंदी में क्या हिंदू बोलते हैं इसके, संसार जो है, संसार इस तरह का कोई लफ्ज़ बोलते हैं वो, कि अच्छे होने चाहिए, यानी उसकी अगर तरबियत हुई है तो लव मैरिज से कोई इतराज़ नहीं। अगर आपके वालिदैन उसको देखें, पर वालिदैन को भी इस बात की नसीहत है कि फिर बरादरी कौम ना देखें उनके आगे पीछे जितने उनके ख़ानदान के लोग हैं, महल्लेदारों से पूछें कि, यानी लड़की का महल्लेदार क्या बताएंगे, अगर पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, लेकिन वो ज़्यादा, लेकिन उसके मामू, चाचू, भाई जो हैं, ताए वगैरह, जो उनके मतलब पूछें ये कैसे लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगर वो बच्ची की अच्छे वो लोग हैं, उन्होंने लाजमी बात है अपनी औलाद की तरबियत भी अच्छी की होगी, और वो हो सकता है वो कई बातें मैं नहीं आपको कह सकता, लेकिन वो आप अपने तौर से पूछें। तरबियत जो है ये असल चीज़ है। आप तो शादी करने के बाद समझो फंस गया हर मर्द जो है, और औरत भी फंसती है, वो भी घरदारी में, बच्चों, अब बच्चे पैदा हुए उसके बाद उनकी खुराक का, फिर उसके बाद जो है उनके तलीम तरबियत का, उनके यूनिफॉर्म धोना, रोज़ाना इस्त्री करना, उनको वक्त पे नाश्ता देना, उनके साथ हाँ जी वो लंच बॉक्स बना के देना, वो भी माशाल्लाह उसका किरदार भी बहुत ज़्यादा। लेकिन मर्द क्योंकि उसने घर का पूरा
बजट जो है वो मेंटेन करना है, तो उसको टाइम कम मिलता है घर में तवज्जो देने का। लेकिन अगर कोई आस्ता आस्ता कोई प्रॉब्लम सामने आती हैं, अपने खामद से शेयर करें। अच्छी औरत का काम है, क्योंकि बात को छुपाए ना बच्चे से मुतल्लिका। तो लिहाजा कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए लड़की की खूबसूरती, उसकी तलीम काफ़ी नहीं है। कामयाब और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी नस्ल लेना चाहते हैं आप, तो हर, चाहे वो सगी पुफी की बेटी है, चाचे की बेटी है, खाला की बेटी है, उसकी तरबियत को सामने रखें। अगर ये म्यार हम आज से यानी सब इस म्यार पे शादियां करना शुरू करें, तो फिर वालदैन जो मजबूर हो जाएंगे अपनी बच्चियों की जो है वो अच्छी तरबियत करने पे। हाँ जी, और अच्छी तलीम देनी चाहिए बच्चों और बच्चियों, क्योंकि उसने ही आपके बच्चे को आगे ले। हमने तो देखा आज जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, तो उनकी, हमारी माएँ तो 5 तक पढ़ी हुई थी, हमारे वालिद साहब भी 5-6 पढ़े हुए थे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने कोशिश की, उनका ये, जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक कोशिश नहीं थी। हमें बहुत आगे ले जाने की कोशिश की, उन्होंने पैसा भी पूरा खर्च किया। लेकिन मैं बचपन से स्पोर्ट्स में चला गया, और सारी तकरीबन नौजवानी के अंदर मैंने जिम बना लिया, तो वो एक तरफ लग गया मैं। ऐसे मेरा भाई बड़ा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उस वक्त अंधेरा जाला ड्रामा लगता था, पूरा इलाका जानता है पुराने लोग, वो बड़े, उसकी एक नाम था, तो वो उसमें पहले आना शुरू हुआ। फिर वो, अल्लाह ने उसको आवाज़ दी हुई थी, तो वो टीवी पे 15 गाने, वारिस बेग और अनवर रफ़ी का नाम, वारिस बेग को तो सारे जानते हैं। तो पहले टीवी पे गाना मैं मौजूद था, दरख्शां एक प्रोग्राम लगता था, फरजाना यूब उसको कंपेयर करती थी, जो आकब जवेद की बीवी है। तो उसमें मेरे भाई के वो पहले गाने की रिकॉर्डिंग थी, और वारिस बेग साथ था। मेरे भाई ने प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस कराया, हमारी पूरी फैमिली थी उस रिकॉर्डिंग में। उसके बाद मैं कुवैत चला गया, तो 15 गाने, फिर 7 रंग एक प्रोग्राम चलता था, उसमें अनवर रफ़ी यानी वारिस बेग और मेरे भाई अब्दुस्तार भट्ट साहब, और एक फरजाना, वो क्या नाम है, लड़की थी उनके साथ, बड़ी मशहूर वो फैमिली है। वो लड़की भी तकरीबन इंतकाल कर गई। तो वो खैर, ये चारों का टाइटल चलता था, पीटीवी एक ही होता था चैनल। तो आज हम सुनते हैं अपने, जो टीवी पे भी लगते हैं और लाइव भी, जो हमारे दोस्त हैं, जवाद वसीम साहब, अरफान हाशमी है, जवेद कोडू है, हाँ जी, इस तरह जो और भी बहुत सारे हैं। तो कहते थे कि पीटीवी पे मेहंदी हसन, महनाज, नूर जहाँ, यानी बड़े बड़े जो गायक, उनको चांस मिलता था, उनके आते थे। छोटे मोटे तो किसी गुलकार को टाइम ही नहीं मिलता। तो लिहाजा यानी ये कहने का मकसद ये है कि फिर बच्चा अपनी इख्तियार कर लेता है, जहाँ पे वो अपने आप को सॉफ्ट समझता है, तो वहाँ पे, और जहाँ पे उसे कामयाबी नज़र आती है, तो इस यानी लाइन में फिर मेरे भाई ने माशाल्लाह अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। फिर अपने प्राइवेट भी उसने बहुत काम किया और पॉपुलर हो गया। तो हर आदमी जो है वो अपने बात फैसला करता है, ख्यालात कुछ होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन कोई अक्सर जो है वो स्पोर्ट्समैन में बहुत आगे निकल जाते हैं। हमारे खिलाड़ी जितने देखें आप, कि शुरू आते हैं, इंग्लिश भी सही बोलनी नहीं, कई लतीफ़े मशहूर हैं इनके बाकायदा जो हकीकी हैं, कि वो तलीम हो तो इंग्लिश भी बोल, तो वो फिर जा के इन मुल्कों में बोल सीखते हैं, फिर कैसे वो। हाँ जी, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे हर अच्छी लाइनों में। अल्लाह हाफ़िज़।